हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस का एप्लीकेशन जो हम कल पढ़ रहे थे, उसी का सेकंड एप्लीकेशन है। एक अनंत विस्तार के चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलो हम पढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, अनंत विस्तार के समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात आती है अनंत विस्तार का। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि अनंत विस्तार का एक समतल, ये देखो। अब आपको लगता होगा सर ये अनंत विस्तार का कैसे हो सकता है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अनंत विस्तार क्या होता है, अभी मैं यहां से देखूं, यहां से अगर इस बोर्ड को देख रहा हूं तो ये बोर्ड मुझे बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो ना। देखो मैं अगर यहां से देखूं इस बोर्ड को इतनी दूरी से, तो हमें चारों तरफ बोर्ड ही दिखाई दे रहा है। अनंत विस्तार क्या होता है, अनंत विस्तार जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि आप एक संकीर्ण गली में जा रहे हो और दोनों तरफ कम से कम 10-10 मंजिले की इमारत हो, ऐसे प्लेन दीवार बनी है, तो आपको क्या लगेगा, आप ऐसे देखोगे ये तो बहुत बड़ा है। तो मोटाई के तुलना में अगर इनका क्षेत्रफल विस्तार ज्यादा हो जाए, हम इसके इतने पास आ जाए कि ये मुझे चारों तरफ यही दिखाई दे जैसे ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे कि ये अनंत विस्तार का है। समझ गए ना। अनंत का मतलब इन्फिनिटी से नहीं है कि अनंत तक, मतलब वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है। इन कंपेयर इतना निकट है, जैसे देखो मैंने एक समान रूप से इस पर प्लस आवेशों का क्या कर दिया बेटा, वितरण कर दिया है। देखो ठीक है। अब हमें इसके निकट ज्ञात करना है। मैंने माना इससे x दूरी पर या r दूरी मान लो, मैंने मान लिया इस चादर से r दूरी पर यहां पर, और इस चादर के इधर r दूरी पर p डैश पर, ये बिंदु हमारा p है और हमारा p डैश है। अब इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अब बताओ कैसे करोगे, बहुत ढेर सारे नियम है। आप इसको भी लगा सकते हो, फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डी, इससे भी निकल सकता है। और दूसरा एक नियम है गॉस का नियम, जो सबसे आसान है। यानी सबसे आसान नियम किसका है, गॉस के नियम की सहायता से आप बहुत आसानी से बता सकते हो ये वाला कि कैसे निकालना है। तो अब यहाँ पर समस्या आती है सर कि हम कैसे ज्ञात करेंगे गॉस के। तो गॉस के नियम के लिए क्या कंडीशन है बताओ। गॉस के नियम के लिए कंडीशन है कि एक हमें क्या चाहिए, गॉसियन। गॉस का नियम लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, गॉसियन पृष्ठ। तो हमने क्या किया, इसके चारों तरफ हमने क्या ले लिया, एक गॉसियन बेलन ले लिया। ठीक है, हमने एक गॉसियन बेलन की कल्पना कर ली इसके चारों तरफ। यहां पर ध्यान दो, यानी एक गॉसियन बेलन इसके चारों तरफ गुजर रहा है। हाँ, और इसका पृष्ठीय आवेश घन जो है वो सिग्मा इस चादर का। अब यहां पर देखो, ये ऐसे तो पतला, ऐसे खूब पतला ऐसे चादर तार है, सपोज मान लो ये ऐसे एक पतला चादर तार है ऐसे। यहाँ पर मुझे ज्ञात करना है। तो आप ये बताओ, प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो परपेंडिकुलर क्या होती है, बाहर की ओर होती है। यानी सारी की सारी बल रेखाएं किधर होंगी, यहाँ पर बाहर की ओर होगी ना। इधर भी क्या होगी, टुवर्ड्स द आउटवर्ड होंगी। ये होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर समझ रहे हो ना कि इधर भी बाहर की ओर होंगी, इधर भी बाहर की ओर होंगी। अब इसके 3 पृष्ठ है, 2 समतल पृष्ठ है और एक क्या है बेटा, वक्र पृष्ठ है। यानी वक्र पृष्ठ के लिए वैद्युत बल रेखाओं की दिशा इधर होगी, लेकिन क्षेत्रफल वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर होगा। इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 90। यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लूँ डी ए, तो डी ए की दिशा किधर, हाँ यहाँ पर वही होगा। यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, डी ए इधर की ओर होगा। अगर मैं छोटा सा क्षेत्रफल ले लूँ तो ये हमारा पहला पृष्ठ है, ये हमारा, मैंने मान लिया ये हमारा पहला पृष्ठ है, ये हमारा दूसरा पृष्ठ है, और ये हमारा क्या बेटा, तीसरा पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ से कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। क्यों,
वक्र पृष्ठ पे कोई वैद्युत फ्लक्स इसलिए नहीं गुजरेगा क्योंकि ई और डी ए के बीच में एंगल का मान कितना है 90 और cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है। हाँ, इसके समतल पृष्ठों से इस बार क्या होगा समतल पृष्ठों से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। अब मुझे ये बताओ ये गॉसियन पृष्ठ क्या सममित है? हाँ, क्योंकि ऊपर तो कोई फ्लक्स जा नहीं रहा है और सबकी दूरी यहाँ से इस सेंटर पर देखो अगर बताएं तो चादर से दूरी समान होगी कि नहीं होगी, यानी गॉसियन पृष्ठ। और हमने बताया गॉस ने ये बताया कि हमेशा हम कैसी पृष्ठ लेंगे सममित पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए सममित। तो हमने क्या माना हम चादर से r दूरी पर क्या ज्ञात करेंगे बेटा वैद्युत क्षेत्र E की गणना करने के लिए क्या लिया हमने गणना करने के लिए चित्रानुसार क्या लिया है मैंने चित्रानुसार एक क्या लिया गौसी क्या लिया गौसी क्या बेलनाकार बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। समझ गए ना? अब बताओ चित्र से क्या हो जाएगा बताओ बेटा चित्र से। अच्छा गॉस के नियम से क्या हो जाएगा बताओ। हाँ गॉस के नियम से क्या हो जाएगा बेटा गॉस के नियम से हाँ फाइव गॉस के नियम से क्या होता है वैद्युत फ्लक्स फाइव बराबर क्यू नेट अपान क्या होता है एप्सिलॉन जी। ये तो गॉस का नियम है। अब चित्र से बता दो। चित्र से तीनों पृष्ठों से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बेटा तीनों पृष्ठों से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा फाइव बराबर आ जाएगा फाइव वन प्लस फाइव टू और प्लस क्या आ जाएगा फाइव थ्री आ जाएगा। अब यहाँ पर रखो फाइव वन का मान रखो तो कितना होगा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ईडीए कास 0 प्लस क्या हो जाएगा ईडीए कास 90 इसके 2 के लिए 90 होगा ना और प्लस क्या हो जाएगा ईडीए कास 0। तो कास 0 का मान क्या होता है 1 होता है कास 0 को कास 90 का मान 0 होता है। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ देखो 5 बराबर आ जाएगा एक तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ईडीए और प्लस क्या आ जाएगा 0 प्लस क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ईडीए। ये दोनों सेम है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन ई डी। अच्छा ई कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा। और यहाँ टोटल क्षेत्रफल हमने क्या माना है हमने टोटल क्षेत्रफल इसका मान लिया कि ये है क्या है तो डी ए क्या हो जाएगा ए हो जाएगा यानी 5 बराबर क्या आ गया 2 ए और ये समीकरण 2। समीकरण 1 कहाँ है समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा बेटा लिख सकते हैं हम 5 बराबर लिख सकते हैं 2E बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई बराबर क्या हो जाएगा Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो Q बाई ए को क्या कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का मान कितना होता है सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए। तो Q बाई ए की जगह पर हम क्या रख देंगे सिग्मा। तो ई बराबर कितना आ जाएगा समेशन 2 एप्सिलॉन ये हमारा क्या आ गया अनंत विस्तार के समतल आवेशित चालक चादर के निकट हम वैद्युत क्षेत्र की गणना कर लिए। ठीक है अब इसको नोट करो आप लोग। इधर देखो अब हमें ज्ञात करना है कि अनंत विस्तार के 2 प्लेटों के लिए वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। तो हमने 2 प्लेटें लेनी ये प्लेट 1 है और ये प्लेट हमारा 2 है। ये एक समान रूप से धनावेशित है और एक समान से क्या है बेटा ऋणावेशित यानी ये जो है एक समान धनावेशित प्लेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे इसके यूज पढ़ोगे इसलिए इसको बता रहा हूँ। और ये है एक समान
एक समान ऋणावेशित, क्या है बेटा, एक समान ऋणावेशित प्लेट है। अब देखो दोनों पर आवेश का मान समान है, इस पर प्लस क्यू है, उस पर इतना ही माइनस क्यू। तो इसके 3 जगह मुझे याद करना है। एक तो इस पॉइंट पर याद करना है, ये पॉइंट ये पर, इसका एक पॉइंट है यहाँ बी पर, और एक पॉइंट इसका है सी पर। इन 3 पॉइंटों पर आपको क्या याद करना है बेटा, वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। अब आपको बताना है कि सर यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा। तो चलो, इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी कि नहीं, इवन। इस प्लेट के कारण इस पर क्या होगी, अंदर की ओर होगी। इसके कारण इस बिंदु पर किधर होगी दिशा, प्लस के लिए, प्लस से माइनस की ओर, इवन होगी। इसके लिए इस बिंदु पर क्या होगा, अंदर की ओर होगी। यहां पर देख लो वैद्युत क्षेत्र की दिशा, इसके लिए अंदर की ओर, इवन अंदर की ओर, इवन बाहर की ओर होगा, और E2 क्या होगा। अब बता दो, जितना वैद्युत फ्लक्स इधर जा रहा है, जितना वैद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, उतना वैद्युत क्षेत्र इधर, तो दोनों नेट क्या हो जाएगा, ई नेट 0। यहां पर क्या होगा, ये तो होगा, यानी इस बिंदु पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि तो आप क्या लिखोगे कि एक मैंने क्या लिया, 2 चादर प्लेट लिया है जो अनंत विस्तार के हैं, और एक पर प्लस क्यू आवेश वितरण है, और एक पर क्या है, माइनस क्यू आवेश का वितरण है। अब हमें यहां पर ज्ञात करना है, तो देखो, अतः हम लिखेंगे चित्र से स्पष्ट है, क्या है, स्पष्ट है कि बिंदु ए और बी पर क्या होगा, बिंदु ए और सी पर, ए और सी पर नेट वैद्युत क्षेत्र क्या होगा बेटा, नेट वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। यानी अब आपने देखा कि सर ई और E1 और E2 यहाँ पर भी 0 दो, जितना वैद्युत दो, ये वेक्टर है, समान वेक्टर है। फर्स्ट ईयर में पढ़े हो वेक्टर के बारे में, विपरीत वेक्टर होंगे, तो सर फर्स्ट ईयर का नाम ही ना लिया करो। यानी E1 इधर जा रहा है, E2, तो ऐसे वेक्टर जिनके परिमाण बराबर और दिशा विपरीत हो, विपरीत वेक्टर होते हैं, उनका सदैव योग क्या होता है, 0 होता है। समझ गए ना। तो यहाँ पर भी 0, वहां पर भी 0, अब केवल बीच में है। अतः बिंदु बी पर नेट वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, बताओ बेटा, नेट वैद्युत क्षेत्र बिंदु बी पर नेट वैद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। अच्छा, E1 का मान क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, नहीं तो भी याद किया एक चादर के कारण, और दो चादर तो 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन हो जाएगा। तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बटा 2 तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन। तो याद रखना, यहां से एक बहुत खूबसूरत सा समीकरण हमारा आ गया है कि अगर 2 प्लेटें हैं अनंत विस्तार की, तो उनके बीच में नेट वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। ये हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, संधारित्र जब पढ़ेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र, और उनकी दिशा किधर होगी, ये तो होगा प्लस से। चलो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो बेटा। अब यहां पर ध्यान दो, हमें गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी। तो गोला 2 प्रकार का होता है, एक खोखला गोला, एक ठोस गोला। अब बच्चे कहेंगे सर ये गोला गोला क्या है सर, अगर फर्स्ट ईयर की बात करो तो इंटर वाले बच्चे बैठ के यही सोचते हैं जब इंटर में आते हैं, काश फर्स्ट ईयर पढ़े होते हैं जब इंटर। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है, भविष्य में भी आप ऐसे करोगे। तो यहाँ पर तो एक खोखला गोला होता है, एक ठोस गोला होता है। खोखला गोला तो 2 प्रकार का होता है, चालक होता है और एक अचालक होता है। ठोस गोला क्या होता है, एक चालक होता है, अचालक होता है। तो इसमें इन तीनों को तो पढ़ेंगे हम, ये टॉपिक थोड़ा आगे लेट में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर इतना तो है सिलेबस में है जो इसको हमें पढ़ना है, और इससे IIT और JEE और नीट के बहुत ढेर सारे इस टॉपिक से क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जब हम उसकी क्लास चलाएंगे स्पेशली तो आपको बताएंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर जो अचालक, अचालक और चालक, खोखला एक ठोस चालक के लिए, खोखले चालक के लिए और खोखले। तो हम सबसे पहले बात करते हैं खोखले चालक के कारण। क्या बात करेंगे बेटा, तो पहला हमारा टॉपिक है वो ज्ञात करेंगे खोखले चालक,
खोखले चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पर दो जगह निकालेंगे हम खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर। इसका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द हॉलो स्फीयर। अब मैं ले रहा हूं, देखो पहला मैं याद करता हूं बाहर की ओर। क्या बात करेंगे बेटा? बाहर, गोले के बाहर। हम पहले स्टेप में याद करेंगे गोले के बाहर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। चलो यहां पर देखो, हम एक खोखला गोला ले रहे हैं, यह हमारा क्या है बेटा? तो गोले, ये खोखला गोलक चालक है, तो इसके पृष्ठ पर आवेशों का वितरण होगा, एक समान रूप से आवेश वितरित होंगे। मैं मान लेता हूं इसकी जो रेडियस है वो क्या है बेटा? कैपिटल आर है। और मैंने मान लिया इससे स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट क्या है बेटा? पी। यहां पर खोखले को बाहर की बात करेंगे, यानी स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर हमेशा बड़ा होगा कैपिटल आर से। अब बात करते हैं, अब यहां हमें निकालना है, तो हमें किसका नियम लगाना है बेटा? गाउस का नियम लगाना है ना। तो हम क्या करेंगे, एक गोलाकार, हमने क्या ले लिया? गॉसियन। ये हमारा क्या है बेटा? गॉसियन पृष्ठ है। अब देखो यहां पर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? बाहर की ओर होगा ना। इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र किधर होगा? क्या होगा? बाहर की ओर। इधर क्या होगा? होगा ना। और ए की दिशा किधर? डेल्टा ई, ए की दिशा किधर होगी? अब यहां पर आप ध्यान दे रहे हो कि सभी जगह ई डी ए क्या होंगे? ई और डी एक ही दिशा में होंगे, तो इनके बीच कोण क्या होगा? तो अब हम निकालेंगे इसके कारण, इस दो यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमें पता है इसके कारण क्या हो जाएगा बेटा? ये एक समतल हमारा चादर हो गया एक तरह का, और यहां पर हमें ज्ञात करना है कि कितना निर्गत पर, तो ई डी ए होगा। क्या होगा बेटा? तो यहां से फाइव बराबर क्या आ जाएगा? ई डी ए। और ई डी ए बराबर क्या होता है? फाइव बराबर ई डी ए होता है। और यहाँ पर डी ए क्या है? अगर डी ए इंटीग्रेशन करें तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। और ये किसके बराबर होगा? क्यू अपान एप्सिलॉन के बराबर होगा। क्या होगा? ये तो होता है फाई नेट बराबर कितना होता है? फाई नेट यहां से क्या निकालेंगे? फाई नेट अगर मैं बात करूं तो यहां से फाई नेट बराबर हो जाएगा क्यू बटा एप्सिलॉन, ये तो हो जाएगा। और फाई नेट यहां पर क्या होता है? ई इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। और क्यू का मान क्या होता है? क्यू का मान होता है, अगर इसका पृष्ठ आवेश घनत्व मैं सिग्मा मान लू, क्या मान लू? सिग्मा। तो यहां पर होगा ये सिग्मा इंटू क्यू का मान होता है सिग्मा इंटू इसका क्षेत्रफल, एरिया अपान एप्सिलॉन जीरो, ये तो होगा। अब यहां पर ई, तो ई को हम बाहर कर लेंगे, तो ई इंटीग्रेशन डी ए हो गया। और यहां पर क्या हो जाएगा? सिग्मा, और इसी का तो होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये का मान, और बटा एप्सिलॉन जीरो। अच्छा ये कितना होगा? ये इसका पूरा क्षेत्रफल है, तो ये यहां पर हो जाएगा ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा? 4 पाई क्यू बराबर क्या होता है? सिग्मा इंटू ये होता है ना, सिग्मा बराबर क्यू बाई ये होता है। तो यहां से हमारा ये दो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो यहां से ई बराबर कितना निकलेगा बेटा? सिग्मा अपान आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन अपान स्मॉल आर स्क्वायर। आ गया ना? नोट करो इतना। एक खोखले गोले के बाहर का वैद्युत क्षेत्र का मान आया आर स्क्वायर अपान, ये क्या आ जाएगा? सिग्मा एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर। अब मैं क्या करूं? अगर मैं 4 पाई भी मेरा कटा था, सुनो, अगर मैं 4 पाई से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, ध्यान दो, तो ये हमारा आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां पर देख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर। और ये क्या है? इतना क्यू है।
क्या है, यानी क्यू नेट बराबर कितना आ गया है, सिग्मा इंटू 4πr² होगा, यही तो कुल आवेश है। तो यहाँ से E बराबर कितना आ जाएगा, एक और फार्मूला आ गया, E बार 1/4πε। ये देखो, ये कभी पढ़े हो ना। तो बाहर की ओर। अब मैं अंदर की बात करूंगा, क्या करूंगा बेटा, अंदर की ओर कितना होगा वैद्युत, हम बात करेंगे कि अंदर की ओर कितना होगा। तो अगर मैं बात करूं अंदर की ओर, तो यहां पर ध्यान दो, हाँ अंदर। अब दूसरे टॉपिक में अंदर करेंगे, गोले के अंदर किसकी बात करेंगे बेटा, सॉरी गोले के अंदर ज्ञात करेंगे हम, गोले के अंदर। चलो गोले के अंदर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान दो, ये हमारा गोला है, ये हमारा क्या है बेटा, एक धनावेशित गोला है। इसके अंदर कितना होगा वैद्युत क्षेत्र, ये बता दो। हाँ हमें यहां ज्ञात करना है, इसके अंदर ज्ञात करना है, इस पॉइंट पर। तो अंदर जब ज्ञात करने की बात करेंगे तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E बराबर 0 होता है। तो यहां से सीधा आप समझो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि गोले के अंदर क्या होगा, गोले के अंदर कुल वैद्युत क्षेत्र क्या होगा बेटा, कुल वैद्युत क्षेत्र 0 होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि क्यू नेट बराबर क्या होगा, 0 होगा, समझ गए। तो खोखले गोले, ये जो खोखले गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा बेटा, 0 होगा। और क्यों 0 होगा, क्योंकि क्यू आवेश जो क्यू नेट का मान होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा, समझ गए। तो इतना नोट करो, आज के लिए इतना ही है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।